कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। हेलो मिस शर्मा, आवाज़ ठीक गोलू के पीछे आई तो उसने मुड़कर देखा। वो उस खिली हुई धूप में गुलाबी से हुए दिल की धड़कनें रोक देने की हद तक कातिल बने खड़े थे। सर, आप यहाँ कैसे? वो कान से मोबाइल हटाकर तुरंत बोली। तो उसके दोनों नालायकों का ध्यान भी उस तरफ गया जो अभी भी गाड़ियों में घुसे थे। गोलू, बेकार सवाल, मंदिर इंसान पूजा करने ही तो जाता है ना सर? नोनू तुरंत आगे आकर बोली तो जलन से भर कर समीर ने उसे पीछे खींचा। सॉरी सर, ये तो ऐसे ही, आप जो करने आए हैं कीजिए। चल गोलू, नहीं आएगा तेरा तारणहार, शक्ल ही ऐसी है तेरी, दूर से देखकर भाग गया होगा। समीर ने फिर मुंह खोला तो इस बार एक सर्द नज़र उसकी तरफ घूमी। वो खामोश हुआ। नहीं नहीं, पापा की बात है तो आधा घंटा और देख लेती हूँ, तब तक चल कुछ खाते हैं। गोलू उनके सामने से हटकर सीढ़ियों से उतरती हुई बोली। मिस शर्मा, विक्रमादित्य की गहरी आवाज़ गूंजी तो गोलू के कदम थमे। अगर मुझसे मिलने आ ही गई हैं तो इसका मतलब आपको अपने पेरेंट्स की मर्जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस हल्का सा घूमकर बोले और खामोश हुए। और उन तीनों की दुनिया वहीं रुक गई। पंछी उड़ना बंद हो गए, धूप तेज हो गई। गला सबसे पहले समीर का सूखा, क्योंकि अभी उसने अनमोल वचन जो बोले थे उनके ही बारे में। नोनू, उसका दिमाग तो कहीं और ही हो गया। ये लंबा चौड़ा लोहे जैसा आदमी माना कि बहुत हैंडसम है, पर गोलू, उसने धीरे से गर्दन मोड़ी। दुबली पतली, उसके सीने तक आती। गोलू, कैसे? मतलब कैसे? उसका नन्हा दिमाग खुद से ही सवाल कर रहा था। और वही हुआ जिसका डर था। लहरा कर गोलू पहली बार बेहोशी को फील कर रही थी, पर गिरती उससे पहले ही हौले से एक पकड़ ने उसे मजबूती से थाम लिया। और वही पहली बारिश की सौंधी सी खुशबू और सख्त जिस्म पर सुकूनदायक एहसास उसी आखिरी बार पलकें बंद होते हुए महसूस हुआ। उसकी आंख खुली तो उसने सर पकड़ा और उठकर बैठी। आंखें खोली तो नोनू, समीर और उसके मम्मी पापा एकटक उसे ही देख रहे थे। आंखें छोटी कीजिए, सब लोग अजीब लग रहे हैं बहुत आप लोग, वो उन सबको देख बोली। तुम पहले तो कभी बेहोश नहीं हुई? ललिता जी ने सवाल किया। क्योंकि पहले आपने ऐसे शौक भी तो नहीं दिए मुझे, वो एकदम बोली और सब याद आता चला गया उसे। पापा, वो लौह पुरुष ढूंढा है आपने मेरे लिए, वो एकदम सर पकड़कर बोली। उसमें क्या खराबी है बेटा? खराबी? जानते हैं, एक दिन का टर्नओवर उसका मेरे 7 जन्मों की सैलरी के बराबर है। गाड़ियाँ उसके पास इतनी हैं जितने मेरे पास कपड़े नहीं होंगे पूरी जिंदगी के मिलाकर। और उसकी शक्ल देखी है? अरे उसके घर गई थी, उसकी काम वालियाँ मुझसे ज़्यादा सुंदर है। पापा, पक्का कुछ झोल है, वो एक सांस में बोली। पर गोलू, वो खुद आया था अपने पापा के साथ कल बेटा, और मैं उसे जानता हूँ। विक्रम बहुत अच्छा लड़का है बेटा। विक्रमादित्य रंधावा नाम है उसका पापा, जिसे आपने पढ़ाया होगा। वो विक्रम नहीं है, ये इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर, टॉप कंपनीज के मालिक। अरे ब्रॉड में भी नाम है उसका। पापा, मुझे तो आपके वो, अरे क्या नाम है उनका, जो हलवाई हैं बहुत बड़े? हलवाई नहीं है, वो टॉप के शेफ हैं गोलू, अरुण साहनी। शर्मा जी तुरंत बोले। हाँ वही, जिन्होंने 3 स्टार में पार्टी दी थी पर बोल रही थी 5 स्टार है। समीर तुरंत रेटिंग के साथ बोला। और जिनकी बीबी बोल रही थी अब क्या करे, आजकल 5 स्टार में तो आना जाना लगा ही रहता है, तो सोचा आप सबको भी बुला लूं। नोनू डिट्टो नकल उतार कर बोली। हाँ वो ही, उनकी पार्टी में ही जाकर वो अजीब स्टाइल से खाते लोग, तमीज से बोलते बैठते हुए लोग ही अजीब सी झंझनाहट दे रहे थे। और आप चाहते हैं कि मैं झंझनाहट की फैक्ट्री में बैठ जाऊं? नहीं नहीं, वो आदमी क्या चाहता है मुझे नहीं पता, पर मैं पक्का नहीं करूंगी ये शादी। गोलू हाथ हिलाकर बोली। ठीक है, तो मैं मना कर दूंगा, तुम टेंशन ना लो। शर्मा जी मुस्कुरा कर बोले बिना एक पल गंवाए। और बस गोलू फंस गई। पापा, ड्रामा क्रिएट करके मना नहीं कर सकते थे? जैसे मैं वही शादी करूंगा तुम्हारी, तुम्हें घर से निकाल दूंगा अगर बात नहीं माना मेरी। कम से कम मना करते तो मुझे गिल्ट तो नहीं होता। मतलब हद है, 2 दिन पहले वो मिला मुझे, वो लौह पुरुष मेरे सर पर बैठ गया है आकर। वो मन मना कर बोली। कोई बात नहीं गोलू, तुमसे बढ़कर बेटा क्या है मेरे लिए? वो प्यार से ललिता जी की तरफ पलके झपका कर बोले, जो खामोश तो थी पर कुछ बोलना भी चाहती थी। तो उन्हें आंखों ही आंखों में शर्मा जी ने मनाया और उसके सर पर हाथ रख बाहर की तरफ बढ़े। पापा, वो एकदम उठकर बोले। वो पलटे।
आपको इतना पसंद है वो मेरे लिए? गोलू धीरे से बोली तो वो मुस्कुरा उठे। किसी भी राह चलती लड़की को विक्रमादित्य उठाकर इस घर में ले आएगा और आप बड़े शान से उसकी पसंद को मंजूर करते हुए वहाँ रिश्ता मांगने चले गए आलोक जी। करुणा की आवाज़ उस बड़े से हाल में गूंज उठी। हम अपने बेटे की पसंद से पीछे नहीं हटेंगे करुणा। पहली बार उसने कुछ पसंद किया है तो वो देना हमारी सबसे बड़ी खुशी है। आलोक दृढ़ता से बोल उठे। और भूलिए मत, विक्रम का कोई भी फैसला सोचा समझा और सही होता है, उसमें शक की गुंजाइश होती ही नहीं है। अब मूड सही करिए और तैयार हो जाइए, हमारा बेटा शादी कर रहा है। वो चमकती हुई आंखों से बोले, जिस पर करुणा साड़ी का पल्लू संभालते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ये क्या है? होटल, नोनू और समीर एक साथ बोले तो गोलू ने पलट कर खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। मुझे पता है ये होटल है और इस होटल को आंखों से खाना बंद करो कमीनों। देख गोलू, या तो हम दोनों को लाती ना, अब लाई है तो सारी टेंशन तू ले, हम क्यों, हम तो बस इंजॉय करेंगे। वो दोनों एक साथ खुशी से बोले। आइए मैम, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आवाज़ की दिशा में तीनों पलटे। मिस्टर सिंह खड़े थे। मैम, वो तीनों एक साथ बोले। यस मैम। पहली मुलाकात में ही इन तीनों पागलों की टोली को वो अच्छे से समझ चुके थे तो नॉर्मल मुस्कुराकर बोले, आप मिस शर्मा ही बोलिए, इतनी इज्जत मैंने कभी खुद को नहीं दी। वो बोलती हुई आगे बढ़ी तो मिस्टर सिंह उनके पीछे हो लिए। बड़ा सा लग्जीरियस होटल, ऐसे जैसे शीश महल, एक से एक लोग। जो दूर से वो बात साबित कर रहे थे कि पैसा बोलता है भाई। वो आज एक हफ्ते की उधेड़ बुन के बाद अपने पापा की बात रखते हुए उनसे मिलने आई थी। एक तो उसकी एक बात समझ नहीं आई कि यह आदमी कौन से डिज्नी फिल्म से निकल कर आया है कि खुद प्रिंस वाली शान और एक गरीब बेचारी लड़की से शादी और फिर हैप्पी मैरिड लाइफ। और गोलू को तो वैसे भी आज तक समझ नहीं आया कि वो लड़की जिसे फटे कपड़े मिलते थे, भूखी रहती थी, मरी जा रही थी, फिर भी सुंदर बाल, चमकती काया और मुलायम हाथ कैसे रहते थे उनके। अरे सच्चाई ये नहीं होती। 10 कुंतल धूल, तेज धूप और बॉस की सरदर्दी अच्छे अच्छों को अलकनंदा से गोलू बना देती है। ऊपर से वो थी भी सभी डिज्नी प्रिंसेस से खार खाए बैठी हुई चुड़ैल, जिसे उनका औकात से ज़्यादा नाजुक होना कभी पसंद नहीं आया। फिलहाल वो तीनों एक बड़े से कॉरिडोर में आकर रुके। मैम, मिस्टर सिंह फिर बोले तो अब की गोलू ने उन्हें घूरा। आई मीन मिस शर्मा, सर वहाँ आपको आगे चलकर लॉबी में मिलेंगे और आप लोग चलिए मेरे साथ। सर ने आपके लिए एक बेहतरीन टेबल बुक करवाई है। नहीं, ये लोग मेरे साथ ही रहेंगे, वो बोली, लेकिन तब तक वो दोनों उसे बाय बोलते हुए मिस्टर सिंह के साथ हो लिए। गद्दार, गोलू उन्हें जाते हुए देख बुदबुदाई और पलटकर आगे बढ़ी। लॉबी क्या बेहद खूबसूरत एरिया था वो। सामने दोनों तरफ रखा सोफा, कांच की वाल जिनके अंदर गिरता हुआ धीमी लय में पानी, सामने कांच की बड़ी सी खिड़की से दिखता हुआ खूबसूरत सा लॉन, जैसे कोई और ही दुनिया हो वो। और उसके ठीक सामने खड़े हुए विक्रमादित्य, जो उसकी आहट पाकर तुरंत मुड़े। गहरी काली आंखें, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन, टॉक्सीडो, तीखे से नैन नक्श और उनके बाल उसने आज नोटिस किए थे, बेहद खूबसूरत थे वे। बहुत हल्के से घूमे हुए, जो शायद उनकी सुंदरता को बस बढ़ा ही रहे थे। वो परफेक्शन की मूरत और गोलू, उनके वजूद में छोटी सी काया, बहुत दुबली ना थी वो, पर उनके आगे दुबली ही लगती थी। ग्रीन कुर्ती, नीचे जीन्स, उसके ऊपर एक कंधे से दूसरे कंधे तक पड़ा हुआ उसका सबसे पसंदीदा 3 साल पुराना बैग, गुथी हुई चूटी और मुंह पर पॉन्ड्स पाउडर जो अब कहीं भी दिखाई तक नहीं दे रहा था। वो हौले से आगे बढ़े, बेहद सम्मान से उसे देखते हुए। आप बैठ सकती हैं, विक्रमादित्य गहरी आवाज में बोले। गोलू आगे बढ़कर उनके सामने सोफे पर बैठ गई। कुछ पूछना था आपको मुझसे? वो धीरे से बोले। नहीं, कहना था, वो अपने अंदाज में बोली। वो फिर से बोले। आपको पता है, मुझे ऐसे होटलों में घुटन होती है। वो बात शुरू करने को भरी पड़ी थी। वो आपकी बड़ी बड़ी पार्टियां, जिनमें सब हाथ में ग्लास लेकर खाने के सारे आइटम को डाइट के नाम पर बर्बाद करते हैं, उन पार्टियों में होने का सोचकर भी मेरे दांत किलस जाते हैं। मैं बिल्कुल टाइट कपड़े नहीं पहनूंगी कभी भी। 20 घंटे किसी भी पार्टी के लिए पार्लर नहीं जाऊंगी। सारे पैसे बर्बाद होते हैं और कुछ नहीं फायदा। मैं ऑलिव ऑयल, एवाकाडो,
सुशी और जो भी ये मुंह तोड़कर बोलने वाले आइटम हैं, इन्हें कभी नहीं खाऊंगी। कुल मिलाकर आप ये समझ लें कि ये मेरे बस की नहीं है, मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊंगी। वो एक सांस में बोली और उन्हें बिल्कुल शांत बैठे देख हैरानी से उन्हें देखने लगी। मेरा नाम आपके नाम के साथ लिया जाए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी आपको मिस शर्मा? विक्रमादित्य कुछ देर बाद बोले तो गोलू ने अपने सामने बैठे उस अजीज से आदमी को देखा। मतलब हद है, कुछ साफ बताना तो है नहीं, ऊपर से गोल गोल सवाल जाने कहाँ से आ जाते हैं उसके दिमाग में। नहीं, वो तो सबका चेंज होता है। वो वही मिडिल क्लास वैल्यू याद कर बोली। आखिर सब ऐसे तो होते हैं। कल सगाई की डेट फिक्स करवा लेंगे, मैं आपके पापा के पास पापा को भेज दूंगा कल। वो उसी अंदाज में उठते हुए बोले और गोलू के दिमाग की धज्जियाँ उड़ी। मैंने शादी के लिए हाँ कब बोली? वो एकदम तैस में आकर बोली। आपने ना बोली? सवाल फिर गोल हुआ और वो झुझलाई और झटके से मुड़ी और सीधा घुसी टेबल में। आह! वो घुटना पकड़ नाची और बीपी लो। उसके साथ अक्सर ऐसा होता था, जरा से भी चोट कुछ देर के लिए उसके हाथ पैर ढीले कर देती थी। वो सोफे को नज़र देख उस पर लुढ़कती हुई, उससे पहले ही बहुत हौले से वो हवा में थी। आराम से, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो गहरी आवाज़ कुछ फिक्र से भरी हुई। नहीं, मैं अभी 5 मिनट में ठीक हो जाऊंगी। बेफालतू में डॉक्टर का बिल बढ़ेगा मिस्टर रंधावा। वो धीरे धीरे ही बोली। तो उन्होंने गहरी सांस ली जो उसने बहुत साफ महसूस किया और आंखें कुछ देर बंद की। 2 मिनट बाद नॉर्मल हुई तो आंखें खोली। वो उसकी तरफ देखते हुए पानी बढ़ा रहे थे। उसने अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से एक घूंट लिया। आर यू ओके? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आगे से डॉक्टर कभी मत बुलाना इतनी बात के लिए। हल्की सी चोट लगने पर मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा बहुत नॉर्मल है। और मैंने कहा ना, ज़्यादा अमीरी मुझसे कभी हैंडल नहीं होगी। याद कर लीजिए, आगे काम आएगा, वरना पता चले शादी के बाद हर दूसरे दिन डॉक्टर मेरे सिर पर बैठा है फीस बढ़ाते हुए। याद कर लिया? वही गहरी आवाज़ और गोलू की बोलती बंद। मतलब हद है, शादी के साथ सुहाग रात तक की प्लानिंग कर लो और फिर बोलो मैंने तो हाँ कहा ही नहीं। वो ठीक उसके पास की उचित दूरी बनाए बैठे थे, बिल्कुल शांत, उसे देखते हुए, उसके साथ सुनते हुए। ना कोई जिद, ना कोई ज़बरदस्ती, पर सब हो उनके ही मुताबिक रहा था। समीर सही था, ये आदमी पक्का उसे गंजा करके छोड़ेगा। मैं आपको क्यों पसंद हूँ? वो आखिर बाल नोचने का सीन इमेजिनेशन करते हुए तुरंत बोली। आपकी बैग बहुत अच्छी है। बोल वो उठ खड़े हुए और गोलू का मन हुआ कि वाकई अपने बाल नोच ले। एक तो पूरा का पूरा लौह पुरुष उसकी ज़िंदगी में कब्जा जमा रहा है, ऊपर से उसकी ये गोल गोल बातें। उसका सर घूम रहा था। गुस्सा तो उसे अपने आदरणीय पिताजी पर आ रहा था। इस पजल टाइप खंबे में उन्होंने क्या देखा जो उसके गले में डाल रहे हैं उसे? गोलू अभी तक उन लंबी लंबी टांगों को देख रही थी जो उसकी सादी सी सगाई में फैशन आइकॉन बनकर उसकी फ्यूचर देवरानी बनी घूम रही थी। पूरी हिकारत उनकी नज़रों में वो साफ महसूस कर रही थी, जबकि उसके पापा ने अपनी हालत से बढ़कर उन सब के लिए अरेंजमेंट किए हुए थे। देख लो और बांध लो और आंखों में पट्टी और बन जाओ वेटर इन सब की। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है आप दोनों का जो इस गुड़िया फैक्ट्री में मुझे भेजने पर तुले हुए हैं? वो किचन में आकर अपनी माँ पर बिगड़ी। भले ही उसके पापा के कहने पर सगाई का जिम्मा उनका होगा, इस बात के लिए खुदा लोग जी ने खुशी से मुहर लगाई थी और सब परिवार वो उसके सुंदर से सजे हुए घर में उतर आए थे। पर करुणा और सानिया प्रिया की आंखों की वो घिन गोलू से छिपी हुई नहीं थी। बस युग युगान मस्त थे उसके घर की हर छोटी से छोटी मगर प्यार से सजाई हुई हर चीज़ में। गुड़िया फैक्ट्री? दामाद जी की गुड़ियों की भी फैक्ट्री है? वो सोच में बोली। पहले आप हर बात में दामाद जी कहना बंद करो यार, कान बजने लगे हैं मेरे ये सुन सुन कर। गोलू झल्लाई। पहले तुम अपनी ये भूतों वाली शक्ल ठीक करो और सगाई के लिए तैयार हो जाओ। नोनू और समीर को देखो कितने प्यारे तैयार होकर सारे लोगों का स्वागत कर रहे हैं। ललिता जी नज़र आंगन में डाल बोली, जहां वो दोनों जी जान से लगे हुए थे और सिर्फ वो ही नहीं, उन दोनों की माएँ भी लगी हुई थी। अरे भाई, बच्चों की दोस्ती थोड़ी ना है। उससे पहले तो वो दोनों ललिता जी की डोली फ्रेंड है। डोली फ्रेंड मतलब उन तीनों की डोली एक साथ आगे पीछे 1-2 दिन के अंतराल में मोहल्ले में उतरी थी। अब दोस्ती का हक उनका भी तो है। मैं कह देती हूँ, ये जो शाही पनीर और बटर नॉन अब बनवा रही हैं, मेरे पैसे खर्च करके रखे रह जाएंगे।
ये डाइट वाले लोग हैं माँ, क्या आप 5 तरीके की मिठाई और 10 तरीके के लड्डू बनवा रही हैं? सब पैसा बर्बाद होगा देखना। वो घूम फिर कर बस चिढ़ रही थी। एक तो उसे नज़रबंद किया गया था कि सीधा 10 किलो मेकअप पोत कर लड़का आने के बाद उसे उनके सामने आना है। ऊपर से वो लौह पुरुष अभी तक आया नहीं था। ऊपर से भूख की वजह से वो पागल हो गई थी और बचते बचाते वो किचन में घुसी थी। हाँ तो ये लोग नहीं खाएंगे तो मैं सब खुद खा जाऊंगी। अब खुश? ललिता जी उसका मुंह बंद कर बोली। फिर अपनी इकलौती कीमती बनारसी साड़ी का पल्लू संभाला और उसे आंखों से तैयार होने को बोल वो बाहर चली गई। सुनिए भैया, वो किचन की खिड़की से उनके जाते ही झांक कर पीछे काम कर रहे शहर के सबसे अच्छे हलवाई, जिसके लिए उसके पापा ने अपनी आधी सेविंग उड़ा दी थी, उसे बुलाया। जी मैम, वो आगे बढ़कर बोली। क्या क्या बन गया है? सब तैयार है मैडम, चेक करवाइए ज़रा। वो तुरंत बोली तो उसने सर हिलाकर सुंदर सी नक्काशी प्लेट में 5 स्टार का मेन्यू परोस दिया और गोली की भूखी आत्मा पहले तो जली, इतने हाई फाई खर्चे पर, लेकिन फिर तुरंत उस पर टूट पड़ी। गोलू! नोनू गला फाड़ती हुई उसके रूम में घुसी, फिर 2 मिनट के लिए उसे देखा। पड़ोस की नीतू जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी और ललिता जी के कहने पर गोलू की लिपाई पुताई के लिए आई थी। उसने गोलू का होलिया चेंज किया था। रूखे बेजान बाल अच्छे से ढीली सी चोटी में गूंथ कर उनमें सुंदर सा हेयर पिन लटका हुआ था। वो पीली और लाल बूंदी वाली चुनरी सा लुक देती हुई खूबसूरत साड़ी जो ललिता जी ने उसके लिए संभाल कर रखी थी, जिसमें खास ये था कि उसके पल्लू पर सोने के तारों का मोर टका हुआ था। आवारा गोलू आज सचमुच अलकनंदा लग रही थी। मुंह पर बहुत हल्का मेकअप और कानों में लटकी सोने की झुमकी, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। आवाज़ चली गई है नोनू, वो उसके आगे हाथ लहराकर बोली। नहीं गोलू, वैसे मानना पड़ेगा जीजू पक्के बिजनेसमैन है। जो हॉटनेस उन्हें दिखाई दे गई वो हमें कभी नज़र ही नहीं आई यार, इसलिए तो वो तुझ पर फ्लैट हुए। तू तो आइटम है यार। दांत तोड़ दूं नोनू तेरे। कोई दामाद जी, कोई जीजू, कोई जमाई, पेच ढीला हो गया है सबका आज घर में शायद। वो आगे बढ़ी तो नोनू ने फट से उसे पकड़ा। अरे अरे मेरी राजधानी एक्सप्रेस, धीरे धीरे, आज तो ऐसे चल जैसे पैरों में मेहंदी लगी हो। वैसे देख लो चल कर, बवाल लग रहे हैं तेरे होने वाले ओजी। वो जल्दी से उसके सर पर पल्लू लगाकर बोली। गोलू ने उस पर दांत किलस दिए। फिर उसने ललिता जी की धमकी दी तो वो धीरे धीरे वैसे ही उसके साथ नीचे आई। नीचे आकर एक साइड में ठहर नज़र झटके से उसकी उठी और सामने सोफे पर बैठे वजूद पर अटक गई। बिल्कुल ऑफ वाइट हल्दी कलर की छवि देता हुआ कुर्ता पैजामा, जिसमें कसी हुई वो बाजू। मोहल्ले की औरतें उसे देख भलाएं लेती नहीं थक रही थीं। उसके साथ ही कानों में पड़ते रोका करते हुए पंडित जी की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी और रोली कुमकुम माथे आते ही वो भारी सा हाथ झट से सर पर जाना। वो कलावा बांधते हुए भीगी सी लगती पलके एकटक ध्यान से रुकी हुई उसी पर नज़र रखे। वो मंत्र सुनती हुई यूं थमी हुई थी जैसे कोई रस्म बोझ नहीं है उनके लिए। उसके पापा ने जब आगे बढ़ वो नारियल और एक चांदी का सिक्का और गले में वो उनकी हैसियत के कहीं नीचे पर उसके पापा की नज़र में बहुत ऊंची वो गोल्ड चैन पहनाना, लेकिन उस पर उनकी भीगी सी लगती पलकों में और आंखों की चमक में रत्ती भर हिकारत नहीं थी। वो लंबा चौड़ा वजूद उसके पापा के आगे खड़ा होकर उनके पैरों में झुका था तो उसकी नज़र अपने पापा के चेहरे की चमक के पीछे घमंड पर टिक गई। किस कदर भाव विह्वल हो उठे थे वो। गलत कहती है, अब ये नई दुनिया की शादी सिर्फ आप अपने लिए ही करते हैं, इसलिए खुद की पसंद से करो। कभी यूं बाप की पसंद से करो, तब देखो वो अपनी पसंद अपने बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते देख कैसे पलकें नम होती है, कैसे वो जीवन भर की कमाई उड़ते हुए एक पल नहीं सोचता। तो वो बारी जाए ऐसे माँ बाप के लिए तो ये शादी क्या ही चीज़ है। वो नज़र भर अपने पापा को देख ही रही थी कि वो 2 जोड़ी नज़रें उसकी तरफ घूमी, जिसकी तपिश वो साफ महसूस कर रही थी खुद पर। एक पल को गोलू की पलकें हल्की सी झुकी, पर थी तो वो गोलू ही। पलट कर नज़र का तीर सामने वाले की नज़रों पर चला दिया। उफ, ये ट्रेडिशनल में भी परफेक्ट ही लगता है। मन में बात तुरंत आई।
उस पर कुमकुम अच्छत लगे हुए माथे ने उस कामदेव रूपी इंसान को और कातिल बना दिया था। पर आंखों की वो तपिश बढ़ी और उसकी पलकें झुकी तो नहीं, पर दूसरी तरफ घूम जरूर गई। पर वो नजरें ना हटी। उससे कुछ पढ़ पाना तो बेहद मुश्किल था। बस वो इतना जानती थी पहली मुलाकात से कि वो नजरें अब तक वो सामने रहेंगी, उसे ही देखती रहेंगी। ललिता जी के इशारे पर वो फिर एक बार अपनी पागलों जैसी चाल पर कंट्रोल करते हुए हौले से चलते हुए उनके पास आकर बैठ गई। नोनू उसके कंधे पर हाथ रख पीछे हट गई। उन्होंने उसके चलने से लेकर उसके बैठने तक नज़र नहीं उससे हटाई थी। मुझे देखना बंद कीजिए, वो हौले से सामने देख बोली, जहाँ उसकी हिटलर माता श्री अंगूठी का थाल सजवा रही थी और बाकी लोगों की नज़र भी इधर उधर थी। उसने चोर नज़रों से कोई जवाब न पाकर उनकी तरफ देखा, जो उसकी बात सुन खामोश थे। ये आपका गले का निशान आज गायब क्यों है? वो बोले तो गोलू ने हैरानी से उनकी तरफ झटके से देखा। वो फिर बाल नोचने वाला कांड कर चुके थे। उसकी बात का कुछ और ही जवाब देते हुए उसके यूं घूमने से झुमकी हिल उठी, आंखें बड़ी हुई, चोटी में लगा हुआ हेयर पिन खनक उठा। साड़ी का पल्लू हल्का खिसका, जिसे अपनी माताश्री के डर से जैसे ही उसने रोकना चाहा। बिजली की गति से उन्होंने 2 उंगलियों के बीच में दबाकर सर से उतरने नहीं दिया उसे। और गोलू तो किसी और ही सोच में थी। उसे अच्छे से पता है उसके कॉलर वोन के ठीक ऊपर हल्का सा जन्म का दाग है, जो कुछ कुछ इत्तफाक से वी साइन देता था, जो शायद आज गले पर फाउंडेशन की लेयर के नीचे छिप गया होगा। ये आदमी क्या क्या देखता रहता है, मतलब बोलता ही कुछ नहीं है। बाकी कोई शरीफों वाले गुण नहीं है इसमें। अगर मम्मी पापा नहीं होते अभी सामने, तब बताती इस लौह पुरुष को। उसने मन ही मन 1000 बातें कह डाली उन्हें। मैंने कुछ पूछा है आपसे? आवाज़ हल्की थी पर भारी उतनी ही थी। गोलू ख्यालों से बाहर आई। 10 किलो मेकअप लगवा कर सामने बिठाएंगे तो दाग तो मैं खुद गायब हो जाऊंगी एक दिन। वो दांत पीस कर धीरे धीरे बोली, अगली बार आप मेकअप मत करना वहाँ पर। वो हौले से बोल खामोश हो गए और गोलू का मन वाकई हुआ कि सब नोच नाच कर काली माता बन जाए। ये आदमी उसे मेंटल जरूर कर देगा, बाकी भले कुछ हो पाए या नहीं। अलकनंदा आवाज़ की दिशा में वो घूमी। उसकी माता श्री पागल हो गई थी। दिन भर भूतनी, गोला, गोलू कहकर उसका नाम बिगाड़ने वाली आज अलकनंदा बोल रही थी, चलो दामाद जी को अंगूठी पहना दो। इतना सुनना था कि गोलू का मन हुआ कि उठे और भाग जाए, और तब तक ना रुके जब तक मुंह के बल गिर ना जाए कहीं। मतलब हद है यार, अरे नाम ले लो। नहीं, दामाद जी ही कहना है इनको। पर फिर उसने खुद पर कंट्रोल कर वो अंगूठी उठाई और हौले से उनकी तरफ बढ़ाई और हाथ आगे आते ही पहना दी। अब बारी उनकी थी। उस सिंपल सी गोल्ड रिंग के आगे उनकी तरफ से भी एक आई नीलम जड़ी अंगूठी सबकी आंखों में छप गई थी। ये विक्रमादित्य की माँ की अंगूठी है, आलोक जी ने तुरंत कहा तो सबके चेहरे और खिल उठे। आखिर ना होते हुए भी उनका आशीर्वाद तो है ना। पर गोलू और ही दुनिया में थी। वो पहला अनकहा स्पर्श, उनकी ठंडी उंगलियां उसकी छोटी सी उंगली को संभाल कर पकड़े हुए थी। उसका जिस्म, जैसे वो स्पर्श हर जगह महसूस कर रहा था, जैसे बदने लगी थी वो उनसे, जैसे हक हो गया था कुछ उनका उस पर। यूं ही इन रस्मों रीति रिवाजों की मान्यता नहीं होती। वो हर लम्हा उन पवित्र मंत्रों से दिल कितना भी किसी से अजनबी हो, ना जाने कैसे डोर बांध ही लेता है। ऐसे ही नहीं, हमारी संस्कृति में अरेंज मैरिज सफल होती है। ईश्वर का आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं बहुत कम ही जाया होती हैं, वरना असर तो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। सगाई संपन्न हुई। भले ही करुणा जी की आज बोली ना निकली हो, पर उनका मन कसैला जरूर था। और उनके साथ ही उनकी दोनों बहुओं का, आलोक जी का उन्हें रत्ती मात्र भी डर नहीं था। पर पता नहीं क्यों विक्रमादित्य की मौजूदगी उन्हें शांत करा देती थी। खाना पीना शुरू हुआ। उम्मीद के मुताबिक सबकी सुंदर सी थाल सजकर आई। अभी के लिए गोलू वहाँ से उठना चाहती थी, पर अपनी माँ की ठंडी आंखें देख वो वहीं बैठी रही। उनका मतलब साफ था कि इस लौह पुरुष जो बोलता कम, देखता और करता ज़्यादा था, इसे पूछकर खाना खिलाओ और जानो कि उन्हें क्या पसंद है।
मतलब हद है। लड़कियां शर्मा कर इस मोमेंट पर भाग जाती हैं तो बच जाती हैं, वो शर्म से कोसों दूर है तो उसे ये काम पकड़ा दिया गया। अरे जुल्म है ये, इतना अच्छा खाना और ऑफर उसे दूसरे को करना है, और करना भी किसे जो जाने क्या घास फूस खाकर ये बॉडी बनाए बैठा है। गोलू बेटा, खाना अच्छे से खिलाना विक्रमादित्य को, उसके पापा हौले से मारे खुशी के उसके सर पर हाथ रखकर बोले। तो आखिर वो उनकी खुशी भरी आंखें देख पिघल सी गई। कितना खुश थे वो कि उनका मान रखा था उन्होंने। उनकी हैसियत का बोध मात्र भी नहीं कर पाए थे वो। पर फिर भी कभी किसी बेटी से पूछना या जानना, या बेटी हो तो फील करना, ये बाप नामक प्राणी बड़ा प्यारा होता है उन्हें। नम आंखों से, झुके हुए कंधों से वो सब करते हैं, और अगर उनके लिए किए हुए का सम्मान हो जाए तो क्या कोई भी बेटी सर्वस्व दे दे सामने वाले को। आपको इसमें से कुछ पसंद है? वो सामने सजे हुए बूफे को देख बोली। आपको इसमें से क्या पसंद है? सवाल फिर गोल हुआ। सब कुछ, गोलू कुछ जवाब से झल्लाकर बोली तो उन्होंने खुद ही उस थाल में सब लगाना शुरू किया। मरवाएंगे क्या? मैं लगाती हूँ, मेरी माँ ने देख लिया ना आपको ऐसा करते हुए तो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। अभी इसी वक्त आंखों से ही वो उनके हाथ से स्पून लेकर बोली। उसने सब कुछ सेट किया, फिर सवाली तौर पर उनकी तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। अब खाना आपको ही है। उन्होंने हौले से हाथ बढ़ाया, एक बाइट बना बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसमें दाल मखनी लगाई। खाने में भी परफेक्शन? गोलू एकदम सटीक बाइट दे खुद से बोली। तब तक उन्होंने वो निवाला गोलू की तरफ बढ़ा दिया था। वैसे वो शर्माती नहीं है, पर ये नज़ारा अगर मोहल्ले की आंटियों ने देख लिया था तो उसकी रिश्ते में लगती हुई भाभियाँ उसका जीना दुश्वार कर देगी। सोच कर ही बिना ना नुकुर झट से उसने वो बाइट लिया और साथ ही इधर उधर देखा। थैंक गॉड सब खाने में बिजी थे, और फिर बेशर्मों की तरह रोमांस में जीरो होने का सबूत दिया उन्हें वापस ना खिलाकर। पर वो भी जिद्दी कम ना थे। बिना कहे गोलू से काम करवाना शायद विक्रमादित्य जन्मजात सीखे हुए थे। उन्होंने दूसरा बाइट नहीं बनाया। कुछ देर खामोश से वो बैठे रहे, जब तक गोलू की आदरणीय मम्मी की नज़र इस नज़ारे पर नहीं गई, जो अपनी बेटी के कर्म कांड जानती हुई एक नज़र उस पर ही बनाए हुए थी। वो झट से बिजली की गति से उसके पास आई। बेटा 2 मिनट, वो प्यार से उनसे बोली और गोलू का हाथ पकड़कर साइड में ले गई। जब दामाद जी ने तुझे खिलाया तो तूने क्यों नहीं पलट कर उन्हें खिलाया? ललिता जी बोली तो गोलू की आंखें फैली। मम्मी शर्म करो, हद है यार, कुछ तो अपनी सीसीटीवी नज़रों से बचाया करो। तेरे जैसी औलाद हो तो मुझे ड्रोन भी बनना पड़े तो बन जाऊंगी। देख बेचारे कितने अच्छे हैं, और एक तू है, खुद लपक कर खाया, उन्हें भी तो खिला सकती थी। या फिर इस मोटी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है? कुछ सीख अपने दोस्तों से, देख दोनों कैसे एक साथ खाना खा रहे हैं, ऐसे बनते हैं रिश्ते। वो नोनू और समीर की तरफ इशारा करके बोली, जो भूखों की तरह एक ही टेबल पर खाना खा रहे थे और साथ साथ एक दूसरे को खिला भी रहे थे। इनका गला दबा दूं? वो पलटकर बोली। मैं तुम्हारा गला दबा दूं? गोलू अब जाओ, वो बोली तो वो पैर पटकी मुड़ी। चाल धीमी, उन्होंने तुरंत टोका तो उसने खा जाने वाली नज़रों से उन्हें घूरा और वापस उनके पास जाकर बैठ गई। और फिर उसने छोटा सा बाइट बनाकर उनकी तरफ बढ़ा दिया, और उसके बाद उसका पूरा जिस्म एकदम ढीला हुआ। उनके होठों का नर्म सा एहसास, उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसका बीपी अभी लो हो जाएगा। दिमाग अभी कुछ देर पहले हुए उनकी उंगलियों के स्पर्श का एहसास उसके होठों पर भी उसके तन और मन को याद करवा गया। तब उसने जल्दी में ध्यान नहीं, पर ऐसा तो नहीं था, उन्होंने हौले से उसके होठों को छुआ था, जैसे अभी उसकी उंगलियों ने महसूस किया। आर यू ओके? वो गहरी आवाज़ और उसका बीपी एकदम नॉर्मल। हाँ मैं ठीक हूँ, और खिलाऊं? वो एकदम से बोली। उन्होंने हल्के में सिर हिला दिया तो उसने दूसरा बाइट बढ़ा दिया। अभी के लिए सबकी ललिता जी खाने में बिजी किए हुए थी तो ये नज़ारा उनकी आंखों के अलावा किसी ने ना देखा था, पर उन्होंने ज़रूर पलट कर देखा। वो राजकुमार सा उसकी झल्ली सी बेटी के बेढंगे तरीके से खाना खिलाने की अदा में भी शांत सा था, और वो कितने अच्छे से उसे खिला रहा था। अपनी हर बाइट के बाद उसे ये भी वो देख रही थी।
उनके खाने की दीवानी गोलू खुद तो उनके डर में उन्हें खिला रही थी, पर इतना भूख से मजबूर थी कि उनके खिलाते ही झट से खा लेती। गोलू खुद में गुम झल्ली सी और ललिता जी उसे नजर भर देखते हुए शांत सी। कितना किया था गोलू ने उनके लिए, अब बारी उनकी थी। उनके सारे बच्चे तो खुद में सोचते चले गए, वो रह गई उनके लिए सोचते हुए। क्या नहीं किया उसने, उनका ऑपरेशन, इस मकान की टूट फूट रंगाई पुताई और उसके पापा का लोन जो उन्होंने उसके लिए लिया भी नहीं था, जिनके लिए लिया उन्होंने मुड़कर कभी नहीं देखा। बस अब नहीं, वो खुशी से जाएगी अपने घर और कोई टेंशन नहीं लेगी। सोचकर ललिता जी की आंखें नम हुई, जिन्हें उन्होंने अपने पल्लू से साफ किया और वापस मेहमानों की तरफ बढ़ गई। अगले दिन सारा पसारा समेट कर वो जैसे ही लौट के दरवाजे पर दस्तक हुई, उसके प्यारे प्यारे भाई बहन और भावच खड़े थे। वो देखते ही समझ गई कि उसकी सगाई पुराण उन्हें पता चल गया होगा और वो यहाँ बधाई देने के अलावा क्या करने प्रकट हुए हैं। माँ माँ जो चिल्लाते हुए एंटर हुई थी, वो थी उसकी प्यारी बहन रूपनंदा, जिसकी कोकिल कंठी आवाज़ गोलू को कानों में चुभती हुई लगी थी, पर थी तो वो भी गोलू की बहन ही। ढीठ बन आंगन के कोने पर पड़ी दीवान पर पसरी रही। देखा भाई, इस घर में हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, वो पलट कर बड़े भाई यानी विशेष से बोली, जिसने छोटे भैया विदेह का पूरा समर्थन रहा। और भाभियाँ, वो तो गोलू को हमेशा से एग्जीबिशन में रखने योग्य लगी थी। बड़ी महिमा जो पार्लर चलाती थी और खुद को ऐश्वर्या राय समझती है, और छोटी, वो तो बाप की इकलौती, उन्हें कुछ वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं, और जो करने की ज़रूरत थी उसके लिए पकड़ ले गई थी ना इस घर से फ्री का नौकर। कौन चिल्ला रहा है? अंदर से अभी भी मोहल्ले में मिठाई बंटवाने की जुगत में परेशान ललिता जी झल्लाई हुई आई। अच्छा, अब हाल ये है कि मेरी आवाज़ भी भूल गई हैं? रूप झल्ला उठी। नॉर्मल आवाज़ सिखाई थी बेटा हमने तुम्हें, अब उसे फटेबाज की तरह कर दोगी तो ऐसा ही होगा ना? ललिता जी बोली तो गोलू बंद आंखों से मुस्कुरा उठी। पक्की वाली रोस्टर थी उसकी माँ। प्रणाम माँ, दोनों भाई पैरों पर झुके तो आंखें फोड़ने के लिए भाभियाँ भी झुकी। अरे बेटा काहे झुकी, नाजुक कमर है आप लोगों की, लचक जाएगी। ललिता जी मीठी बोली में जूता मार कर बोली तो उसकी मिस इंडिया भाभियाँ एक साइड बैठ गई। कहो क्या काम है? ललिता जी सीधे मुद्दे पर आई। हम क्या काम से ही आपके पास आते हैं माँ, भैया मीठी बोली बोले। सही पकड़े हैं बेटा जी, ललिता जी तपाक से बोली। पापा कहाँ हैं? कुछ जानने वालों को मिठाई देने गए हैं और खुद के बच्चे। आपने गोलू की शादी तय कर दी, अच्छा खासा कल इंतज़ाम भी किया और हमें ही नहीं बुलाया। पापा ने हम पर तो इतना खर्च कभी नहीं किया, अब कहाँ से आ गया पैसा? अफसोस हुआ ललिता जी को ये बात सुनकर, पर उनकी फितरत वो जानती थी, उन्हें गोलू की शादी तय होने की खुशी तो कभी ना होगी। पेट में जलन तो इस बात की है कि पैसा कहाँ से आया। तुमसे तो नहीं मांगा बेटा हमने, वो पलट कर गहरी सांस लेकर बोली। मांगो या ना मांगो माँ, हक तो हमारा भी है इस घर पर। वैसे क्या करता है लड़का? बड़ी भाभी इतरा कर बोली। पनवाड़ी है, नुक्कड़ पर दुकान लगाता है। अब बारी गोलू की थी तो उठकर उनके ठीक सामने सोफे पर पसर कर बोली। पर हमने तो सुना है लड़का अमीर लगता है। ये आवाज़ छोटी भाभी की थी। अब 10 दुकानें हैं अलग अलग नुक्कड़ पर, तो अमीर तो होगा ही भाभी, गोलू पलट कर बोली। चलो ठीक ही है, तुम्हारे जीजू ने अपने भाई का रिश्ता दिया था तुम्हें तो कैसे माँ ने मना किया था? अब पनवाड़ी में ऐसा क्या दिखा जो एक MBA बंदे को छोड़ दिया? रूप बाल पीछे कर बोली तो गोलू को अफसोस हुआ कि ये उसकी बहन है। हद थी, उसकी ससुराल पुराण की खत्म ही नहीं होता था। माँ, गोलू ने ललिता जी की आंखों के सामने हाथ लहराया, जो उसके पनवाड़ी बोलने वाली बात पर सदमे में चली गई थी। हाँ हाँ बैठो, कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम सब के लिए। ललिता जी गोलू को आंखों से कच्चा खा जाने की हद तक देख बोली। बवाल तो रंधावा मेंशन में भी था, पर उसका होना अलग था और होना भी चाहिए। आखिर मिडिल क्लास थोड़ी ना है वो जो भिंडी बाजार बनाकर लड़ेंगे। वो तो शांति से मुंह तोड़ तोड़ कर बोलेंगे। सर, मिस्टर सिंह केबिन में आकर बोले तो विक्रमादित्य आहिस्ता से मुड़े, जो अभी तक आलोक जी से किसी खास मुद्दे पर बात में बिजी थे। कहिए मिस्टर सिंह, जो काम कहा है किया आपने? यस सर, पर मैडम फ़ोन नहीं उठा रही। सुबह से 25 कॉल और मैसेज दिए गए हैं उन्हें, पर कोई जवाब नहीं।
आप कहें तो घर जाकर देख लूँ? नहीं, आप जाइए, मैं खुद देख लूँगा। वो गहरी सांस लेकर बोले तो ग्रीट कर सिंह बाहर निकल गए। उधर गोलू, जिसको किस्मत से आज छुट्टी मिली थी, उसमें भी उसके दिमाग में फिरे हुए भाई बहन आकर मुफ्त का पनीर ठूस उसका दिमाग चाट चुके थे। मन तो उसका यही था कि उनका सिर फोड़ दे, पर उसकी माता श्री ने उसे खून खराबे के लिए मना किया था। अभी रात के 10 बजे तक आधे मरे हुए इंसान की तरह फैल चुकी थी कि उसके मुंह पर ठंडी फुहारें उसका मुंह बिगाड़ गई। अरे यार, पानी कहाँ से आ गया? पिछले महीने ही छत ठीक कराई थी। वो बोलते हुए उठी और जबरदस्ती नेत्र खोले तो सामने उसकी माता श्री बाल्टी लिए खड़ी थी। मतलब जिसे वो सिर्फ कुछ फुहार समझी थी, वो कम से कम 10 लीटर पानी था। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? ललिता जी तुरंत बाल्टी रखे एक्शन में आई। अरे जब फ़ोन ही चाहिए था तो वो ही ढूंढ लेती, मुझे क्यों जगाया? तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारने के लिए, क्योंकि सोते हुए मारती तो तुम्हें दर्द भी नहीं होता। कुंभकर्ण की वंशज हो ना तुम? अरे कितना अच्छा मेरा राजकुमार सा दामाद, और तुम सुपर्णखा जैसी। वो बेचारा दिन भर काम करे और तुम्हें फ़ोन भी करे और तुम उठाओ भी ना, बस पड़ी पड़ी सोती रहो। बस मम्मी, ये अत्याचार है। वो ही काम नहीं करते, मैं भी करती हूँ। आप दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, बता रही हूँ मैं कसम से, मेरा मानसिक शोषण करने के लिए। वो बेड पर उलझी फुलझी खड़ी होकर बोली। अच्छा, पुलिस वाले तेरे मामा लगते हैं? वो फ़ोन उसे हाथ में थमाकर बोली। अब करो दामाद जी को फ़ोन। मम्मी, हद है, 2 दिन नहीं मिले हुए उस इंसान को, आप अपनी बेटी को कैसे बेशर्मों की तरह उस पर डोरे डालने को बोल रही हो? कुछ शर्म वर्म कर लो, मतलब कोई माँ ऐसे नहीं करती होंगी। हाँ, नहीं करती होगी तो उनकी औलादें शादी तय हो जाने के बाद चोरी चोरी शर्मा कर बात भी करती होंगी, सजती होंगी, संवरती होंगी। और एक तुम, ये बालों का घोंसला, ये कुंभकर्ण की नींद और फ़ोन गद्दे के नीचे। अरे शर्म कर लो। अरे होने वाले पति को बात कर रखते हैं, दुनिया बहुत बुरी है। किसी लड़की ने उन्हें फंसा लिया तो? वो प्योर मिडिल क्लास माता बन चुकी थी और आखिरकार उन्होंने ये बूटी उसे पिला ही दी थी। अच्छा, पर हो तो ये भी सकता है कि वो शादी के बाद मुझे घर पर रखे, और बाहर बाहर वालियों को तो क्या कर लेंगी आप? वो भी दुष्ट कम नहीं थी। शुभ शुभ बोल गोलू, इसलिए कहती हूँ थोड़ा सजा सवरा कर, तू तो मेरी सुनती ही नहीं। अब फ़ोन करती है कि नहीं बेचारे? बस एक और बार दामाद जी नहीं, मैं फ़ोन करती हूँ। गोलू फुर्ती से बोली तो तुरंत ललिता जी एक्शन में आकर चिपकू सहेली की तरह फ़ोन पर कान लगाकर बैठ गए। पहले आप बाहर निकालिए, वरना बीच में बोलकर मेरी इज्जत का फलूदा ही बनाएंगी। वो उन्हें उठाकर बोली। पर तू कुछ अजीब नहीं बोलेगी, वो धमकी देते हुए बाहर आई। तब तक फ़ोन रिसीव हो चुका था। हेलो, वो गीले हुए बेड को अफसोस से देख बोली। उधर से गहरी सी आवाज़ आई जो गोलू के भीगे हुए जिस्म में झुरझुरी पैदा करवा गई। आपने फ़ोन किया था मिस्टर रंधावा? उसने सवाल किया। कल आप 3 बजे फ्री हैं? आवाज़ भीगी भीगी सी हुई। नहीं, मैं कभी फ्री नहीं होती। वो अभी थोड़ी देर पहले अपनी माँ की पैरवी याद कर उन पर धौंस जमा कर बोली। 4 बजे नहीं, 5 बजे नहीं, रात के 12 बजे? आवाज़ शांति से आई। बिल्कुल नहीं, 5 बजे? ठीक है, वो तुरंत बोली। आज की नींद तो हवा हुई थी, कम से कम कल तो सो लेगी। इस लौह पुरुष का क्या है, सोता ही नहीं है। ओके, मैं लेने आ जाऊंगा। नहीं, आप जगह बता दीजिए, मैं आ जाऊंगी। वैसे काम क्या है मुझसे? फिर बेकार सवाल, जिसकी अब तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो तो गोलू है, पूछ बैठी। मैंने आपकी माँ को बता दिया है मिस शर्मा, और परमिशन भी ले ली है, और मेरी चुगली भी की है। गोलू तुरंत बोली तो वो शांत हुए। कल टाइम से आ जाना, मैं जगह मैसेज कर दूंगा, बोल उन्होंने जवाब दिया, फिर कॉल काट दी। हेलो, गोलू बोली, पर फ़ोन कट चुका था। अजीब आदमी है, ना हेलो ना हाय, पर मुझे क्या, वो खुद से बोली। फिर अगले पल याद आते ही कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसके सिर पर बैठेगा, उसने पैर पटके और अलमारी से दूसरा गद्दा निकालने आगे बढ़ गई। क्या बात है, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? कमेंट तो जितने आए हैं उतने अच्छे आए हैं, पर रिस्पॉन्स कहानी पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक न्यू कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ नए कॉन्सेप्ट पर यूट्यूब की तरफ से रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा है, जिसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोगों का साथ नहीं मिल पाएगा तो मैं ऐसी अच्छी और बेहतरीन कहानियाँ नहीं ला पाऊँगी। फिर मुझे उसी सारे कॉन्सेप्ट पे कहानी लानी पड़ेगी जो यूट्यूब को भी पसंद है
और दर्शकों को भी शायद पसंद है, तभी तो उस पर रिस्पॉन्स आता है और ऐसी अच्छी बेहतरीन कहानियों पर रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है। आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। सच में इतने दिल से इतनी बेहतरीन कहानियाँ लाओ और अगर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है और इसी वजह से कहानी लाने में भी देर हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।